इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात कैसे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसी को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही एआई ट्रेड को भी कवर करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, ताइवान का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन अब इंडिया से भी बड़ा हो गया है। तो एआई रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, वहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है आजकल देखना, वो है ब्रेंट क्रूड का प्राइस 96 के आसपास आ चुका है, $96 पर बैरल, जो कि बहुत अच्छा खबर। देखिए मैंने पहले ही बताया था ना कि ये लड़ाई अगर बंद हो गया, अभी तो बंद नहीं हुआ, सिर्फ लग रहा है कि शायद बंद हो जाए। अगर ये बंद हुआ ना तो आराम से 90 से नीचे भी चला जाएगा, ये 80-85 के रेंज में चला जाएगा आने वाले महीनों में। बट हाँ, बंद होना होगा, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं ना, बंद नहीं होने के बाद भी ब्रेंट क्रूड अच्छा खासा गिरा है। तो यहाँ पे मार्केट को कहीं ना कहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाए। यानी इसको अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इधर कल अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दिख रहा था। उसका रीज़न क्या था कि यूएस मिलिट्री ने सेल्फ डिफेंस के नाम पे कुछ एयर स्ट्राइक्स किया था ना। ईरान के कुछ मिसाइल साइट्स पे अटैक किया गया, माइन लेइंग बोट्स पे अटैक किया गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आया था और ब्रेंट क्रूड का प्राइस भी थोड़ा बहुत ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद कोई एस्केलेशन नहीं, ईरान ने भी सिर्फ कुछ बोल कर छोड़ दिया और यूएस ने भी उसके बाद उसको और ज़्यादा एस्केलेट नहीं किया। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई ये ज़्यादा मामला यहाँ से नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे मामला सेटल कर जाएगा। यहाँ देखिए ट्रंप क्या चाहते हैं और ईरान क्या चाहता है, ठीक है। तो ट्रंप दो, देखिए है तो बहुत सारा डिमांड्स, लेकिन ट्रंप के दो बहुत बड़े डिमांड्स हैं और उसी तरह से ईरान का भी दो बहुत बड़ा डिमांड है। इनफैक्ट 3 मैं बता देता हूँ। तो ट्रंप का एक तो है इनरिच्ड यूरेनियम, कई बार मैंने कवर किया है भाई, 60% इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास। आने वाले कुछ महीनों में अगर ईरान चाहे तो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज़ यूएस और इजराइल। तो यहाँ पे किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम हो। और दूसरा मेजर डिमांड क्या है, रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट टोल। ऐसा नहीं कि खोल दो और टोल कलेक्शन स्टार्ट कर दो जैसा कि ईरान प्लान कर रहा है। तो ये दो मेन डिमांड्स हैं, इसके अलावा भी और डिमांड्स हैं, लेकिन हाँ ये दो मेन, अगर यहाँ पे थोड़ा बात बन जाए तो मामला आगे बढ़ सकता है। उसके बाद ईरान की तरफ से क्या है कि जो ब्लॉकेड लगाया गया यूएस के द्वारा ना, कि कोई भी जहाज़ ईरान जा भी नहीं पाएगा और ईरान से कोई जहाज़ बाहर निकल भी नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे ईरान को एक्सपोर्ट करना है तेल ना, तो नहीं कर पाएगा भाई, जहाज़ ही बाहर नहीं निकल रहा, चाइना को कैसे भेजेगा। उसी तरह से चाइना या दूसरे कंट्रीज से अगर कोई जहाज़ ईरान जा रहा है तो उसको भी यूएस रोक दे रहा है। तो ये है ब्लॉकेड, ये चल रहा है। तो वो चाहता है कि ये हटा दिया जाए, उससे ईरान को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। दूसरा है जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, कि भाई तुम तेल नहीं बेच सकते हो, उसको हटाया जाए। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू वही न्यूक्लियर का है। देखिए ईरान बोल रहा है कि ना न्यूक्लियर जो टॉक्स है वो बाद में करते हैं, पहले जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, जो न्यूक्लियर टॉक है उसको बाद में करेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो इसी का रिजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनफैक्ट उनके पार्टी के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दूसरा तो छोड़ो, आप जनरल पब्लिक आप छोड़ो या फिर दूसरी पार्टीज़ का छोड़ो, खुद उनके पार्टी में जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका ट्रंप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई तुमने लड़ाई शुरू क्यों किया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ कि जो भी इनरिच्ड यूरेनियम है उसको हटाना है ईरान से। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं। ट्रंप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और ईरान भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। मामला यही मोस्टली फंस रहा है। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छी बात भी है। देखिए दोनों ही अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर बिल्कुल लग रहा है कि दोनों ही बिल्कुल थक चुके हैं। दोनों ही नहीं चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक प्रेशर इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इसको बढ़ाएं। उसी तरह से ईरान भी नहीं चाहता कि इसको बढ़ाएं, क्योंकि ईरान के पास ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है ईरान में ना। जो
इजराइल और यूएस ने अटैक किया उससे, तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर ये ईरान फिर से लड़ाई में उतरता है। तो यहाँ पे यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ईरान पे बहुत बड़ा अटैक करें, क्योंकि उसके बाद ईरान भी रिटेलिएट करेगा ना, मिसाइल अटैक करेगा, ड्रोन अटैक करेगा, जो भी बेसेस हैं नियर बाई गल्फ़ स्टेट में सभी जगह अटैक होगा, इजराइल पे अटैक होगा, और ऑफ कोर्स कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ लाइक यूएई पे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक होगा। उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो भी वहाँ पे टैंकर्स हैं उस पर और भी ज़्यादा अटैक होने लगेगा, माइनिंग और ज़्यादा बिछाया जाने लगेगा, उसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक उन्हें खुद ना प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड को क्या हो रहा है इससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक उन्हें खुद प्रॉब्लम ना हो तब तक वो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। और क्रूड ऑयल का प्राइस आपको पता है इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से गया तो रेट कट होगा नहीं, रेट हाइक का प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने जा रहा है। इलेक्शंस तो आने ही वाले हैं ना। उसके बाद ईरान क्या कर सकते, जो प्रॉक्सीज़ है ना, हिजबुल्लाह है लेबनान में, हुतीज़ हैं यमन में, इराक में है, सीरिया में, उनके सभी बहुत सारे प्रॉक्सीज़ हैं, उनको बोलेगा कि भैया तुम लोग अटैक शुरू करो, तो वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत हाई चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले कुछ महीनों में फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे हो जाना चाहिए। फाइनल सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कभी लड़ाई नहीं होगा, वो समय अभी नहीं आया है। फाइनल सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और वहाँ से जहाज़ या फिर जो भी ट्रेड्स हो रहा है वो सही से होने लगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो लड़ाई चल रहा है ना, पहले आपको याद हो ना, इराक के साथ भी बहुत लंबा लड़ाई चला था, इन दोनों का अलग अलग, और बहुत लंबा, और दोनों को बहुत दिक्कत हुआ था उससे। तो उस तरह का ये लोग नहीं चाहते कि करें। और देखिए जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस ऊपर गया है ना, इससे पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स गल्फ़ स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो चाइना का ऑफ कोर्स यहाँ पे ईरान पे भी चाइना का प्रेशर आ रहा होगा कि भाई इसको किसी तरह से जल्दी जल्दी सेटल किया जाए, क्योंकि चाइना पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, यूरोप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो देखिए फाइनली क्या होगा ना कि अगर ये लंबा खींचा तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा, तो पूरे वर्ल्ड का भी प्रेशर ईरान पे जाएगा कि इसकी जो देखना है तो जो करना है करो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एटलीस्ट खोल दो। यहाँ पे अगर लड़ाई और लंबा खींचा, ज़्यादा बढ़ा, तो ऑफ कोर्स ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ईरान भी ऑफ कोर्स वो नहीं चाहेगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। यूएस में इलेक्शंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स होप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्दी से जल्दी खुल जाए और ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सेटल कर जाए। देखिए अभी फ़िलहाल अगर रिस्क आप पूछे ना, तो सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये लगता है कि कहीं ईरान गलती से यूएस के बेसिस पे कोई बड़ा अटैक ना कर दे, और एक ऐसा अटैक जिसमें बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं यूएस के उनको प्रॉब्लम हो जाए, या फिर ना गलती से वो किल कर दे बहुत सारे सोल्जर्स को। अगर ऐसा हुआ तब फिर ये लड़ाई दूसरे एंगल में, दूसरे टेंजेंट में चला जाएगा। फिर तो यूएस नहीं छोड़ेगा नेचुरली ना। उसके बाद इजराइल को भी अच्छा खासा मौका मिल जाएगा और बहुत बड़ा अटैक होगा ईरान पे। सो लेट्स सी, ये सब ना हो सकता है ईरान जान कर ना करे, गलती से अभी अगर हो गया तो वो फिर दूसरे लेवल पे ये लड़ाई चला जाएगा। सो लेट्स होप। लेकिन हाँ देखिए, अभी तक अगर मुझसे पूछा जाए, इंडियन मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा गिर चुका है, कोई रिटर्न आया नहीं है, तो यहाँ बहुत बड़ा गिरावट का गुंजाइश नहीं। आप लोग अक्सर पूछते कितना गिर जाएगा। देखिए देख रहे हैं ना, माहौल तो अभी भी ख़राब है, इंडिया में भी माहौल ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ा गिरावट देखने को मिला, और लगता नहीं कि बड़ा गिरेगा यहाँ से। बहुत ज़्यादा हुआ कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मे भी 5-10%, वो भी मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से गिरना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ तभी 5-10%, तो मार्केट मोस्टली इसी तरह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। और एनी हाउ पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, तो इन चीज़ों का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है ना लॉन्ग टर्म। सो नाउ एआई ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। तो SK हाइनिक्स साउथ कोरिया का कंपनी ना, आपने सुना होगा, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका। इस साल ही SK हाइनिक्स का जो रिटर्न्स चेक करेंगे ना, तो बहुत 250% का रिटर्न आया है। 250% इसी साल में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न आया। और कुछ समय पहले ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स भी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है। मतलब साउथ कोरिया में दो कंपनीज जस्ट कुछ दिनों के, कुछ वीक्स के अंतर में 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है। और ये दोनों चिप मेकर्स हैं ना, साउथ कोरिया का जो बेंचमार्क है कॉस्पी, उसमें 40% से भी ज़्यादा का वेटेज है इन दोनों का। दोनों AI रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप्स, इतना ज़्यादा। और कॉस्पी इंडेक्स का भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना, इस साल
तो अबाउट डबल हो चुका है वो भी, पूरा का पूरा इंडेक्स है। इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा है लेकिन हाँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क है ना भाई, 2 ही कंपनी है, पूरा वेटेज वहीं पे, जो रिटर्न्स आ रहा है उसी का आ रहा है। कुछ भी हुआ, ठीक है, सेमीकंडक्टर है ना, है तो सिक्लिकल, सही बात है, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, सप्लाई चेन में कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया, या जो डेटा सेंटर का जो इतना सारा डिमांड आ रहा है, एआई रिलेटेड डिमांड आ रहा है, थोड़ा स्लो डाउन हुआ, सब कुछ बैठ जाएगा। उसी तरह से ताइवान, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना कि इंडिया से भी आके निकल गया मार्केट कैप में, वहाँ सिर्फ एक कंपनी है, TSMC, ठीक है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 40% से भी ज़्यादा उस सिंगल कंपनी का मार्केट कैप है। ताइवान सेमीकंडक्टर का अगर मार्केट कैप देखेंगे ना, तो ऑफकोर्स ये तो डेली चेंज करता है, आपको पता है, रफली मैं बता रहा हूँ, $4.95 ट्रिलियन है। इंडिया 6 नंबर पे आ गया, अबाउट $4.92 ट्रिलियन। ऑफकोर्स डेली ये चेंज करेगा, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा, बट हाँ, फिलहाल 5th पे वो चला गया है। यूएस नंबर 1 है वर्ल्ड में। यूएस का मार्केट कैप कितना है? वर्ल्ड का नंबर 1 77 to 78 ट्रिलियन। सेकंड है चाइना, अबाउट 15-16 ट्रिलियन के आसपास। जापान थर्ड पे है, अबाउट 8 to 9 ट्रिलियन के आसपास। और फोर्थ है हांगकांग, अबाउट 7 ट्रिलियन के आसपास। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ कोरिया में ही ये सब चल रहा है, ठीक है, और सिर्फ ताइवान में ऐसा चल रहा है, ये सब यूएस में भी चल रहा है। माइक्रॉन, यूएस की सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी है ना, वो भी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है, पहली बार ट्यूसडे को क्रॉस कर गया वो भी। और माइक्रॉन का अगर इस साल का रिटर्न्स देखेंगे ना, तो ट्रिपल हो गया है सिर्फ इस साल उसका स्टॉक प्राइस। और सिर्फ माइक्रॉन नहीं, इंटेल, क्वालकॉम, AMD, सब ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई पे हैं, और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि जोश में नहीं आना है। जिस तरह का रिटर्न आ रहा है, जिस तरह का मार्केट कैप इन लोगों का आ रहा है ना, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो बिल्कुल हमें एडवांटेज उठाना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना चाहिए ताकि हम एडवांटेज ले सकें, लेकिन ओवर एक्सपोजर इस तरह के मार्केट कंडीशंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, मार्केट कब जितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उतने ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा है ना सेमीकंडक्टर है, ये मेमोरी चिप है। और ये जो इतना ज़्यादा डिमांड बोला जा रहा है, इस साल डिमांड रहेगा, अगले साल डिमांड रहेगा, उसके बाद डिमांड रहेगा, ऐसा होता नहीं है। 1-2 साल सही बात है डिमांड रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें स्लो डाउन आएगा। और जैसे ही स्लो डाउन आएगा या फिर स्लो डाउन का न्यूज़ आएगा, मार्केट तो पहले रिएक्ट करता है ना, वैसे ही ये सभी कुछ बहुत तेज़ी से गिरेंगे। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। ऑफकोर्स गिरेंगे, अच्छी कंपनीज है, बाद में वापस भी आएंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गिर जाएगा, लेकिन हाँ, गिरावट अगर आया तो बहुत बड़ा गिरावट आएगा। इसीलिए हमें सोच समझकर, अगर एक्सपोजर लेना है तब नहीं लेना है तो ठीक बात है, लेकिन अगर लेना है तो सोच समझकर लिमिटेड एक्सपोजर लेना चाहिए, ताकि हम जब भी मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरे तो वहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो बुरी तरह से ही ऑलमोस्ट ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर गिरा तो 30-40% भी आराम से यहाँ से गिर सकता है। बट हाँ, कब गिरेगा ये बताना मुश्किल है। इसीलिए तो बोलता हूँ ना कि अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेकर इसका एडवांटेज लिया जाए तो उसमें गलत नहीं है, मैंने भी लिया है। लेकिन हाँ, बड़ा एक्सपोजर तो मैं तो नहीं लूँगा, एटलीस्ट आपका हार्ड अर्न मनी है, आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।